हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ईटीएस साइकिल के बारे में। ओके, हमने पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ईटीएस साइकिल के बारे में। व्हाट इज ईटीएस साइकिल? ईटीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ये जो स्टेप होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलती है ना, जहां F0 या फिर उसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं, उस पार्टिकल्स में ईटीएस सिस्टम चलता है। ओके, तो ईटीएस सिस्टम कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ईटीएम सिस्टम चलता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ईटीएस सिस्टम में क्या होता है। ओके, अभी तक हम पढ़ चुके थे, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे, क्रेब्स साइकिल में पढ़े थे। वहां क्या हुआ था? NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था, उसके साथ साथ FADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। NADH2 एंड FADH2 जो कहाँ फॉर्म हुए थे? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल, या फिर उसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, वहां फॉर्म हुए थे। यह इंटर करते हैं इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, एंड यह मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह पार्टिसिपेट करते हैं ईटीएस साइकिल में। ओके, NADH2 एंड ईटीएस का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, एंड वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इनर मेम्ब्रेन में, और एक सिस्टम चलता है। ठीक है, उसी को हम ईटीएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इस सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए हम इस साइकिल को इस स्टेप को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ओके, तो हम अब जानेंगे, जब ये ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा तो किस वे से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना। एनर्जी मींस क्या है? एटीपी। कैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स इंटर कर चुके कहाँ? इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में इंटर कर चुके हैं। NADH2 का रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन होने के बाद में वहां से जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते, वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, उस समय पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं NADH2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, NADH2 का लॉन्ग फॉर्म होता है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, यह NADH2 का लॉन्ग फॉर्म होता है। जब एक 1 NADH2 मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होता है, या तो फिर यह ईटीएस साइकिल में एंट्री करता है, उस समय पे 3 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, 3 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। हम कह सकते हैं 1 NADH2 मॉलिक्यूल से कितने ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है? 3 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा? 6 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यदि 10 NADH2 रहे तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा? 30 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, अब हम पढ़ने वाले FADH2 के बारे में, जो कहां बना हुआ था? FADH2 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में बना हुआ था। 1 FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। 1 FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, 1 NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, एंड 1 FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस चलती है, ये कहां चलती है? ईटीएस साइकिल में चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलती है। ईटीएस साइकिल्स में खाली एटीपी मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन नहीं होता, उसके साथ साथ और भी मॉलिक्यूल्स मींस और भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं और भी बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। किस किस का फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहां तक बातें क्लियर है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके,
तो ये जो प्रोसेस होती है कहाँ चलती है, ईटीएस साइकिल में चलती है। ये जो प्रोसेस है 10th के बुक में डिटेल नहीं दी गई है। आप जब 11th क्लास में एंट्री करोगे तो 11th क्लास में आपको इस सिस्टम कैसे चलता है उसके बारे में डिटेली आप यानी जानकारी दी गई है। आपको अभी खाली समझना है कि ईटीएस साइकिल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एंड 1 NADH2 से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो ईटीएस साइकिल है ये लास्ट स्टेप है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, है ना। और यहाँ जो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलने के लिए 3 स्टेप से जाना पड़ता है। पहली जो स्टेप होती है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, सेकंड स्टेप को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं और तीसरे स्टेप को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो यह तीनों स्टेप में हमारी जो साइकिल है वो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। और यह तीनों साइकिल चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह 3 स्टेप चलती है, यह हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ओके। यदि ऑक्सीजन एब्सेंस है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड ईटीएस साइकिल नहीं चल पाएंगी, ओके। उसके रिप्लेसमेंट में कौन सी साइकिल चलती यानी यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन थिंग्स मैं बताना चाहूंगा आपको। जब ईटीएस साइकिल कंप्लीट होती है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जब ये 3 स्टेप कंप्लीट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन चलना हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें पढ़ना है कि एटीपी मॉलिक्यूल से ह्यूमन बीइंग को कैसे एनर्जी मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम डिस्कस करेंगे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स से ह्यूमन बीइंग्स को किस वे से एनर्जी मिलने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, मैं बोल रहा, मैं खा रहा, मैं चल रहा, है ना। तो ये सारी प्रोसेस चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। क्यों एटीपी की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि हमें एटीपी मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए एटीपी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम अभी जानने वाले हैं कैसे एटीपी मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी मिलने वाली है और क्यों हम एटीपी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ऑफ करेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एटीपी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, एटीपी मॉलिक्यूल्स इसका लॉन्ग फॉर्म जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का लॉन्ग फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनाइन से बना हुआ होता है, जो एडिनाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। मींस एडिनाइन किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है, ओके। उसके साथ साथ एटीपी में नेक्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम राइबोज बोलते हैं या फिर उसे हम शुगर बोलते हैं, ठीक है। राइबोज शुगर बोलते हैं। और जो तीसरा कंटेंट्स होता है एटीपी में वो होता है फॉस्फेट, ओके। तो हम टोटली बोल सकते हैं एटीपी कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, एडिनाइन, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट से मिलकर हमारा एटीपी बना हुआ है। इसे एटीपी क्यों बोलते हैं, टीपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह 3 फॉस्फेट है। टी का मीनिंग क्या होता है, ट्राई फॉस्फेट। यहाँ कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, इसीलिए हम इसे एटीपी कहते हैं, ओके, टीपी कहते हैं। ये सारी बातें हमारे माइंड में क्लियर हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें एटीपी से एनर्जी कैसे मिलती है। फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है ना, 2 फॉस्फेट को जो लिंक करता है उसे हम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। या फिर 2 फॉस्फेट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बॉन्ड बोलते हैं, ओके। 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है इसका ब्रेकडाउन होता है। 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन कब ब्रेकडाउन होगा, जब हमारे शरीर को, बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस समय पे फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, ओके। और जब यह बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, ओके,
तो एटीपी का कन्वर्सन होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट। एडीपी मींस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, नाम वही है। यहां से एक फॉस्फेट निकल चुका है। डाई का मीनिंग क्या होता है? दो। यहाँ कितने फॉस्फेट है? दो फॉस्फेट, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एक फॉस्फेट क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। और जब एक फॉस्फेट रिलीज होता है, ठीक है, जब यह बॉन्ड टूटता है और एक फॉस्फेट रिलीज होता है, तो यहां से कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। यहां से एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते फॉर एनर्जी के लिए। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। समझ में आ चुका है? एटीपी को हम एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी में फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। ओके, और जब उस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो यहाँ सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आगे डिस्कस करने वाले। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी तक पढ़े कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन लिपिड, ओके, एंड प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? लिपिड कैसे बना हुआ है? फैटी एसिड से बना हुआ है। एंड प्रोटीन किससे बना हुआ है? प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बना हुआ है। ओके, जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? फैटी एसिड का। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होने वाला है? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। जब फैटी एसिड फिर रिएक्शन चलने वाली है और फैटी एसिड का कन्वर्शन होने वाला है एसिटाइल कोए। ओके, उसी वजह से अमीनो एसिड का कन्वर्शन होगा एसिटाइल कोए। ओके, अब जो एसिटाइल कोए है, हमें पिछले क्लास में हम पढ़े हुए थे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड साइकिल हम पढ़े हुए थे। जो ग्लाइकोलाइसिस में एसिटाइल कोए बना हुआ था, वो कहां एंट्री किया था? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंट्री किया हुआ था। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल, अनदर नाम। और ये जो एसिटाइल कोए है कहां एंट्री कर जाते हैं? क्रेब्स साइकिल्स में एंट्री कर जाते हैं। कौन से साइकिल्स में? क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर जाते हैं। ओके, क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर जाते हैं। क्रेब्स साइकिल, फिर नेक्स्ट जो स्टेप चलती है वो कौन सी चलती है? ईटीएस साइकिल, ईटीएस स्टेप चलती है। और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके साथ साथ H2O वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट के साथ में भी यही होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ में भी यही होता है। लेकिन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ में? कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलती है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड पायरुविक एसिड से कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है? एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहां मुझे वन थिंग्स आपको बताना था। जब लिपिड से लिपिड का कन्वर्शन फैटी एसिड में होता है, जब लिपिड का कन्वर्शन फैटी एसिड में होता है, तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, ये वाली प्रोसेस नहीं चलती। ओके, डायरेक्ट लिपिड का कन्वर्शन फैटी एसिड में होता है। यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है, लेकिन हमारे को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फैटी एसिड का कन्वर्शन होता है और फैटी एसिड से डायरेक्ट एसिटाइल कोए एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम यही बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चलती है। ठीक है,
ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में एंट्री करता है, ग्लाइकोलाइसिस से फिर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जो कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोए बनता है और एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी एसिटाइल कोए एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर रहा है, लिपिड्स में भी एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है और वो भी कहाँ एंट्री कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में एक प्लस स्टेप चलती है ग्लाइकोलाइसिस की, जो यह लिपिड एंड प्रोटीन्स में वो स्टेप नहीं चलती। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उस वक्त उस समय पे लिपिड एंड प्रोटीन से हम एनर्जी नहीं लेते। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ कारणवश कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम हो गया या फिर कभी हम हंग्री या फिर हम कभी फास्ट उपवास रखते हैं। ठीक है ना, उस समय पे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और उस समय पे लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो पर्सन मरने वाला होता है ना, तो उसके बॉडी वो खाना पीना बंद कर देता है तो उसके बॉडी का ग्लूकोज का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कम होने की वजह से अब उसके बॉडी में है क्या, नेक्स्ट सबस्ट्रेट कौन है, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन है, नेक्स्ट कंपोनेंट उसके बॉडी में होता है वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, लिपिड एंड प्रोटीन होता है। लिपिड का कन्वर्जन फिर से किस में होता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल कोए, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है और उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब लिपिड भी उसके बॉडी से जब खत्म हो जाता है उसके बाद में क्या बचता है, प्रोटीन, फिर उसका प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है और प्रोटीन के बाद में फिर डीएनए वगैरह इनका भी ब्रेकडाउन होता है और पर्सन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और सब यह सारे मटेरियल जब हमारे मरने वाले व्यक्ति के बॉडी के खत्म हो जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहता और इमीडिएटली पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको यह कंसेप्ट